Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DAHI paper 6 unit 2.1.1 Justification and Limitation of Oralism। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जस्टिफिकेशन ऑफ ऑरलिज्म, आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है नीड फॉर स्पीच, वाचा की आवश्यकता। सेकंड दिया गया डेवलपमेंट फॉर ऑडियोलॉजी, स्पीच साइंस एंड स्पेशल एजुकेशन। श्रवण विज्ञान, वाचा विज्ञान, विशेष शिक्षा का विकास। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है नीड फॉर स्पीच। ऑरलिज्म का मानना है कि व्यक्ति को समाज से जुड़ने के लिए वाचा, श्रवण क्षमता आदि की आवश्यकता पड़ती है तथा हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे यह बात साबित होती है कि सुनना और बोलना कितना आवश्यक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो नीड फॉर स्पीच है, जो स्पीच के लिए आवश्यकता है, वो क्यों आवश्यकता है वाचा की। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो ऑरलिज्म है वो मानता है कि जो वाचा है और श्रवण क्षमता है, व्यक्ति के दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बगैर जो व्यक्ति है कोई भी काम करने में असमर्थ रहेगा, नहीं वह सुन पाएगा और नहीं वह बोल पाएगा। जो सुनना और बोलना है किसी भी कार्य के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि हम अनेक डिपार्टमेंट्स में देखते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को हम स्पीच करा रहे हैं तो अगर बच्चा सुन पा रहा है तो वो बोलना भी सीख जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। ये सब की सब जो नीड फॉर स्पीच है इसके बारे में बताया गया था। आइए इसके आगे जानते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो जस्टिफिकेशन दिया है ऑरलिज्म का। श्रवण विज्ञान, वाचा विज्ञान, विशेष शिक्षा का विकास। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि भविष्य की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में नई नई तकनीकें व विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार श्रवण विज्ञान, वाचा विज्ञान व विशेष शिक्षा को भी विकसित किया गया है, जिसमें ऑरलिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सुनना और बोलना है कितना अधिक जरूरी है और उपयोगी है प्रत्येक क्षेत्र के लिए, चाहे वह हम किसी व्यवसाय के लिए बात कर रहे हो या फिर हम अपनी डेली लिविंग स्किल हैं उसको पूरा करने के लिए बात कर रहे हूँ, यह बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि भविष्य में अनेक प्रकार की जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनका प्रयोग करने के लिए और उनकी विधियों का प्रयोग करने के लिए जो श्रवण विज्ञान है और वाचा विज्ञान है, विशेष शिक्षा को भी विकसित किया है। जैसे कि पहले हम जो स्पीच कराते थे बच्चे को, वो फ्लैश कार्ड वगैरह हम कॉपी पर दिखाकर ही कराते थे, लेकिन आजकल हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं और स्पीच डॉक्टर का यूज़ कर रहे हैं, स्पीच ट्रेनर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे बच्चा अच्छे से स्पीच कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल, और अपना कमेंट अवश्य लिखें ताकि उसके ऊपर हम और भी अधिक अच्छे से वीडियो बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। लिमिटेशंस ऑफ ऑरलिज्म, आइए इसके बारे में जानते हैं कि ऑरलिज्म में किस प्रकार से यह इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दिया गया है अपर्याप्त तकनीकी विकास, इनडेक्वेसी ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सेकंड दिया गया है ऑरलिज्म की पूर्व आवश्यकता, लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रीरिक्विस्टर ऑफ ओरल सक्सेस। लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रीरिक्विस्टर ऑफ ओरल सक्सेस। थर्ड दिया गया है इसके अंदर संप्रेषण व ज्ञान में संघर्ष। संप्रेषण व ज्ञान में संघर्ष, द स्ट्रगल फॉर कम्युनिकेशन एंड नॉलेज। फोर दिया गया भाषा सीखने में विलंब, लैंग्वेज डिले।
आइए अब इनका एक्सप्लेनेशन वो समझते हैं। फर्स्ट दिया गया है अपर्याप्त तकनीकी विकास। कोई भी श्रवण यंत्र मनुष्य के कान की भांति कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक मानव निर्मित यंत्र है तथा उसमें अभी भी बहुत से बदलाव की आवश्यकता है। हमारी तकनीक अभी इतनी विकसित नहीं है कि हमारे श्रवण यंत्र सामान्य कान की भांति कार्य कर सके। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो डेवलपमेंट है, जो स्ट्रक्चर है उसका, वो किसी भी आर्टिफिशियल ऑर्गन से या फिर टेक्नोलॉजी से उसको कवर नहीं किया जा सकता। कि जो इंसान का कान है, जिस प्रकार से वह जो हमारे साउंड्स हैं, जो इन्वायरमेंट नॉइज़ है, उसको सुनकर उसको एनालाइज करके हमें मैसेज देता है, वैसा मैसेज एक जो टेक्निकल डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अभी भी जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करना बहुत ज़रूरी है। अभी इतना कैपेबल नहीं हुई है जो कि हमारी जो नॉइस है उसको हम एग्जैक्टली समझ सके। ये यहाँ पर इसकी विभिन्नता बताई गई है कि जो श्रवण यंत्र है सामान्य कान की भांति कार्य नहीं कर सकता। ये यहाँ पर इसकी लिमिटेशन बताई है फर्स्ट। आइए इसमें आगे जानते हैं। सेकंड दिया गया है ओरलिज्म से पूर्व आवश्यकता। ओरलिज्म के अंतर्गत भाषा सीखने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कारकों का पूर्ण होना आवश्यक है, परंतु भारत जैसे विकासशील देश में ये सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ओरलिज्म है उसको डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी भी अपनी कंट्री में, इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है। ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो बेसिक नीड्स है वो बताई गई हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसमें चिकित्सीय कारक, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अर्ली इंटरवेंशन, अब ये दिया गया इसका फर्स्ट पॉइंट कि बच्चे के अंदर जो दिव्यांगता की या हेयरिंग एड की ज़रूरत है उसके लिए जो इंटरवेंशन होना चाहिए, जो उसकी अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो लॉस है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। सेकंड पॉइंट दिया गया है पारिवारिक जानकारी। इसमें अभिभावक का पूर्ण रूप से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे श्रवण बधिर बालक को जल्दी से जल्दी इलाज व माता पिता व अभिभावकों का साथ मिले। अब यहाँ पर बताया गया कि जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चे को जल्द से जल्द जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, उसके लिए नहीं ले जा सकते और उसको स्पीच थेरेपी वगैरह नहीं करवा सकते। ये यहाँ पर इसका सेकंड जो बेसिक नीड्स है ये बताई गई है। आइए इसमें जानते हैं थर्ड पॉइंट सरकारी योजना। सरकार की ओर से इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं, रियायतें व छात्रवृत्ति उपलब्ध की जाती है, परंतु जानकारी के अभाव के कारण ये सुविधाएं उन बालकों तक नहीं पहुंच पाती जिनके लिए सरकार को इस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनकी जानकारी न होने की वजह से बच्चों को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि CI कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में अगर पेरेंट्स को पता लग पाता है तो बच्चे का अर्ली एज में जो कोक्लियर इम्प्लांट है वो हो जाता है और बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज का मोटिव है वो इजीली हम अचीव कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। लेकिन और भी बहुत सारे जो आस्पेक्ट्स हैं जो बच्चे को नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि अनेक जो गवर्नमेंट जॉब में रियायतें हैं या फिर उसके लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह, छात्रवृत्ति वगैरह जो दी जाती हैं, वो सब का बच्चे को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता। इसका एक रीज़न बताया गया कि जानकारी का अभाव, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं थर्ड पॉइंट। आइए अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट संप्रेषण व ज्ञान में संघर्ष। ओरलिज्म की सफलता के लिए बालक को बोलकर व सुनकर ही शिक्षा दी जाती है, परंतु सुनकर वह केवल बोलकर एक सीमित क्षेत्र में ही अपने ज्ञान का विकास कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है इसके अंदर बताया गया है कि बच्चे के अंदर जो बोलकर हम एजुकेशन देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो एक ही सीमित क्षेत्र में हो पाती है, क्योंकि बच्चा सुनकर व बोलकर केवल एक ही क्षेत्र में नॉलेज
प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि संप्रेक्षण की वजह से भी जो ज्ञान का, जो नॉलेज का एरिया है वो इफ़ेक्ट हो पाता है। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ स्पीच करेगा तो उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट, जो भाषा विकास है, उसके बारे में हम अच्छे से राय नहीं दे सकते। ये यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस दी गई हैं। आइए अब जानते हैं इसका 4 पॉइंट, भाषा की विलंबता। जैसा कि भारत जैसे देश में श्रवणबाधित बच्चों को देरी से पहचान होने के कारण बालकों की एक सीमित आयु निकल जाती है, जिस कारण ओरलिज्म द्वारा भाषा देना असंभव सा हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो करवाने के लिए जो भाषा का विकास है वो ज़रूरी है। अब इसके लिए भी जो भाषा देनी है बच्चे के लिए वो देरी हो जाती है, और बच्चा जो अपनी क्रिटिकल एज है, जो 3 से 5 ईयर की जो एज है उसको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसको प्राप्त करने में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, और बच्चा नॉर्मल भाषा की तरफ अच्छे से नहीं बढ़ पाता है, चाहे उसको जितना मर्जी स्पीच थेरेपी या ट्रेनिंग करवा लें। ये यहाँ पर इसका एक रीज़न दिया गया है।